Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In this video, we are going to discuss about the Romanticism, which is also known as the Romantic Age, which time period is 1798 to 1837. First of all, we will discuss about the historical and social background. The history of the England during the period covered the later half of the reign of George III and just 7 years before the accession of Queen Victoria in 1837. मीन्स ये जो रोमांटिसिज्म है वो ये पीरियड कवर करता है लेटर हाफ ऑफ किसका रेन ऑफ जॉर्ज III एंड 7 years बिफोर accession of Queen Victoria. पॉलिटिकली इट वॉज एन एक्टिव पीरियड, जो पॉलिटिकली एक एक्टिव पीरियड था. इंग्लैंड वॉज थ्रिल्ड बाय द आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789. तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था जो 1789 में, इसने थ्रिल्ड कर दिया था इंग्लैंड को, विच एम्स एट अशरिंग इन एन एरा ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी. तो ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था इसका एम क्या था? फ्रेटर्निटी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी लेके आना. इन द बिगनिंग इंग्लैंड हेल्ड द न्यू फ्रेंच रिपब्लिक. तो ये शुरू में बिगनिंग में जो इंग्लैंड है इन्होंने तो हेल्ड किया था फ्रेंच रिपब्लिक के लिए एंड ऑफर्ड इट फ्रेंडशिप, और फ्रेंडशिप के लिए भी ऑफर किया था फ्रांस को. It was only when the reign of terror was established in France in 1739. तो ये रेन ऑफ टेरर भी शुरू हो गया था, एस्टेब्लिश हो गया था फ्रांस में 1739 में. दैट इंग्लैंड अपोज द फ्रेंच. तो इंग्लैंड ने अपोज कर दिया था फ्रेंच को. दिस स्ट्रगल कंटिन्यूज टिल द फाइनल डिफीट ऑफ द नेपोलियन इन 1815. ये स्ट्रगल ऐसे ही चलती रही फ्रेंच में और इंग्लैंड में. तो ये तब तक चलती रही, कंटिन्यू रही, और फाइनली ये ख़त्म हो गई डिफीट ऑफ नेपोलियन के डिफीट के बाद 1815 में. These events exerted great influence on English society and literature. इस डिफीट का और इस नेपोलियन की डिफीट का इस इवेंट का बहुत ही इन्फ्लुएंस हुआ है इंग्लिश की सोसाइटी पे और लिटरेचर पे. इट वॉज एन एज ऑफ न्यू इन्वेंशन. इम्प्रूवमेंट वर ऑनेड इन माइनिंग, टेक्सटाइल एंड मेटल इंडस्ट्रीज. तो ये इसको एज ऑफ न्यू इन्वेंशन भी बोला जाता है. इसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट हुई, जैसे माइनिंग में, टेक्सटाइल में और मेटल इंडस्ट्रीज में. The industrial growth created hiatus between the rich and poor, the haves and haves not, and the capital and the laborers. ये इस टाइम ऑफ पीरियड में बहुत ही डिफरेंस भी क्रिएट हुआ था, बहुत ही गैप भी इंक्रीज हो गया था रिच और पुअर में, और हैव्स और जिसके पास कुछ है और नहीं है, और कैपिटलिस्ट और लेबरर्स में. इस टाइम ऑफ पीरियड में रोमांटिसिज्म में बहुत ही ज़्यादा गैप भी हो गया था. लिटरेरी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एज. अब हम बात करेंगे लिटरेरी करेक्टरिस्टिक्स क्या थी रोमांटिसिज्म की. द रोमांटिक मूवमेंट कैन नॉट बी गिवन अ प्रिसाइज डेट. रोमांटिक मूवमेंट को ये एक मूवमेंट ही थी. रोमांटिक मूवमेंट को हम कोई पर्टिकुलर डेट नहीं दे सकते भी. ये इस टाइम ऑफ पीरियड में ये रोमांटिक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी. इट डेवलप्ड स्लोली. ये स्लोली ही डेवलप हुई थी टिल इट कम्स टू हियर इन 1798. ये तब तक ये इसको मतलब फिर भी 1798 में ही इसको माना जाता है. The event that gave a definite shape and direction to the movement was the publication of the lyrical ballads. तो ये मेन डायरेक्शन और इस मूवमेंट को कब मिली थी? आफ्टर द पब्लिकेशन, जब पब्लिकेशन हुई थी लिरिकल बैलड्स. जो लिरिकल बैलड्स है ये वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की इसमें पोइम्स हैं और इन्होंने इसको पब्लिश करवाया था. वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज डिड नॉट बिगेन और इनिशिएट इट. हम ऐसे नहीं बोल सकते वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था.
दे गिव अ डेफिनाइट शेप टू रोमांटिसिज्म, बट ऐसा ज़रूर बोल सकते हैं कि इन्होंने वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने इसको एक डेफिनाइट शेप दी थी रोमांटिसिज्म को। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। रिवाइवल ऑफ एलिजाबेथन रोमांटिसिज्म, तो इस टाइम ऑफ पीरियड में जैसे एलिजाबेथन एज में बहुत ही जेस्ट थी लोगों में, लव था, नेचर के लिए प्यार था और आर्ट के लिए, वो रिवाइवल हो गया था जैसे एलिजाबेथन एज में था। मिस्ट्री हमें देखने को मिलती है, जैसे कॉलरिज के वर्क में हमें बहुत सारे सुपर नेचुरल एलिमेंट्स और मिस्टीरियस एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। इंटरेस्ट इन द पास्ट, इस टाइम ऑफ पीरियड के जो राइटर हैं वो शो करते थे अपना इंटरेस्ट पास्ट में। लव ऑफ नेचर, तो जैसे वर्ड्सवर्थ है इसको नेचर लवर पोइट भी बोला जाता है, और ये बहुत से ज़्यादा इस टाइम ऑफ पीरियड में जो जैसे जॉन कीट हो गए, ये सभी नेचर की लैब में ही सब कुछ मानते थे, नेचर को ही सब कुछ मानते थे और इसी पे अपनी पोइट्री लिखते थे। और लव ऑफ नेचर ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ दिस एज। ह्यूमनिज्म भी हमें देखने को मिलता है इस इनकी राइटिंग्स में। लव फॉर द एलिमेंटल सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ, तो ये सिंप्लिसिटी पे, जो लाइफ की सिंप्लिसिटी पे बिलीव करते थे, लव करते थे, इस रोमांटिक एज की ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो फ्रीडम ऑफ इमेजिनेशन के लिए पूरी फ्रीडम थी, लिबर्टी थी। सब्जेक्टिविटी पे ज़्यादा, सब्जेक्टिविटी यानी कि जो राइटर था वो अपने टेस्ट इमोशंस पे जो भी चाहे वो उसको राइट करता था, और स्पॉन्टेनिटी और कंटिन्यूसली वो अपने एक्शंस को परफॉर्म करता था, राइट करता था। स्पेकुलेटिव एंड इनक्यूजिटिव टेंडेंसी भी देखने को हमें मिलती है रोमांटिक एज के राइटर्स में। द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑन रोमांटिसिज्म, तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो असर है रोमांटिसिज्म पे बहुत ही ज़्यादा हुआ है। द पीपल ऑफ इंग्लैंड सॉ इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन द प्रोमाइज ऑफ द ट्रांसलेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट humanitarian आइडल्स इनटू लिविंग फैक्ट्स। तो ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है इसने आइडल्स भर दिए थे लिविंग फैक्ट्स के और ह्यूमैनिटेरियन के इंग्लैंड के लोगों में। अगर हम रोमांटिक पोइट्री की बात करें तो इस रोमांटिक एज में रोमांटिसिज्म में रोमांटिक पोइट्री लिखी जाती थी। तो इसके फेमस जो पोइट्स हैं ये हैं वर्ड्सवर्थ, हम इसको विलियम वर्ड्सवर्थ भी बोल सकते हैं, इनका फुल नेम है विलियम वर्ड्सवर्थ। कॉलरिज, एस टी कॉलरिज भी बोलते हैं, सेम ही नेम है, और इसका फुल नेम है सैमुअल टेलर कॉलरिज। Byron, also known as Lord Byron, P.B. Shelley, John Keats, these all are the romantic poets. Hellenism in romantic poetry, romantic पोइट्री में हमें हेलेनिज्म भी देखने को मिलता है। हेलेनिज्म होता क्या है? द वर्ड हेलेनिज्म इज फ्रॉम हेलेनस मीनिंग इनहेबिटेंट्स ऑफ द हेलस और द एंशिएंट ग्रीक्स। ये जो हेलेनिज्म वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है? एंशिएंट ग्रीक के हैबिटेंट से इसका मतलब है। हेलेनिज्म का इम्प्लाइज अ लव फॉर एंशिएंट ग्रीक वे ऑफ लाइफ। ये जो हेलेनिज्म टर्म है ये उसके लिए यूज़ होती है, जैसे लव ऑफ एंशिएंट, जो लव करते हैं जो वे ऑफ लाइफ है ग्रीक का, और ग्रीक आर्ट को, कल्चर को, लिटरेचर को और उनकी मेथोडोलॉजी को, एज वेल एज द अटेम्प्ट टू एक्सप्रेस दिस लव इन अ वंस राइटिंग। वो अपनी राइटिंग को पसंद करते हैं ग्रीक के वे ऑफ राइटिंग के एक्सप्रेस करने को, इस जो टर्म को यूज़ करते हैं, मतलब ऐसे राइटिंग लिखते हैं तो उसको हम हेलेनिज्म बोलते हैं। तो रोमांटिक पोइट्स सच एज बायरन, शेले, कीट्स वर मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय हेलेनिज्म। ये जो राइटर हैं जैसे हमारे बायरन हैं, शेले हैं, कीट्स हैं, ये सभी इन्फ्लुएंस थे बहुत ही ज़्यादा हेलेनिज्म टर्म से। रोमांटिक प्रोज एंड एसेज, अब हम बात करेंगे रोमांटिक एज में प्रोज और एसेज के बारे में।
चार्ल्स लैम, जो चार्ल्स लैम है, हैज़ बीन कॉल्ड द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट। तो ये एक रोमांटिक एज के बहुत ही फेमस एसिस्ट हुए हैं और इनको प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट भी बोला जाता है चार्ल्स लैम को। विलियम हैज़लिट ही स्टैंड्स इन अ वेरी फर्स्ट रैंक ऑफ द इंग्लिश एसिस्ट, और ये तो सबसे फर्स्ट रैंक में है इंग्लिश एसिस्ट में विलियम हैज़लिट। थॉमस डे क्विंसी, he is a voluminous writer of great versatility. Versatility means ये अलग अलग different type of we can say थीम पे यानी कि टॉपिक पे लिखते थे ये थॉमस डे क्विंसी। देन आ जाते हैं हमारे रोमांटिक नॉवेल्स। रोमांटिक एज में नॉवेल्स भी लिखे जाते थे, हमने पहले डिस्कस किया था जो प्रीवियस हमारी ऑगस्टन एज थी उसमें नॉवेल्स का राइज होना शुरू हो गया था और रोमांटिक एज में भी नॉवेल्स लिखे जाते थे। तो ये नॉवेलिस्ट हैं जैसे सर वॉल्टर स्कॉट हैं, इसको ही इज़ द फादर ऑफ द हिस्टोरिकल नॉवल इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इनको हिस्टोरिकल नॉवल का फादर माना जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में, सर वॉल्टर स्कॉट को। ये एक नॉवलिस्ट थे। जेन ऑस्टन, ये जेन ऑस्टिन भी एक फीमेल मॉडर्न नॉवलिस्ट हुई हैं। शी हैज़ बीन कॉल्ड द प्योर नॉवलिस्ट, इनको प्योर नॉवलिस्ट भी बोला जाता है। इनका जैसे फेमस बहुत ही नॉवल है जेन ऑस्टन का प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये बहुत ही फीमेल मॉडर्न नॉवलिस्ट हुई हैं ये। मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट शैले, ये भी एक फीमेल नॉवलिस्ट हुई हैं। शी वॉज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, ड्रामाटिस्ट, एसेस्ट, बायोग्राफर एंड ट्रेवल राइटर्स। और ये हमारी मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट ये नॉवलिस्ट भी थी, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी, शॉर्ट स्टोरी भी लिखती थी, ड्रामास भी लिखती थी, एसेस्ट भी, बायोग्राफीज भी लिखती थी और ट्रैवल राइटिंग भी लिखती थी। बेस्ट नोन फॉर हिज गॉथिक नॉवल, तो ये हर अपने गॉथिक नॉवल के लिए ये बहुत ही ज़्यादा जानी जाती हैं, जिसका नेम है फ्रैंकेनस्टाइन। फ्रैंकेनस्टाइन इनका बहुत ही फेमस गॉथिक नॉवल है। आगे आ जाते हैं मैथ्यू जॉर्जी लेविस वॉज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड ड्रामाटिस्ट, ये भी एक इंग्लिश नॉवलिस्ट हुए हैं और ड्रामाटिस्ट हुए हैं। देन हमारी मारिया एजवर्थ, शी इज़ द फाउंडर ऑफ द रीजनल नॉवल इन इंग्लैंड। इन्होंने रीजनल नॉवल की शुरुआत की थी, फाउंड की थे इंग्लैंड में। रीजनल नॉवल यानी कि अपने रीजनल जो हमारे टॉपिक्स हैं उन पे ही नॉवल लिखती थी ये मारिया एजवर्थ। Last one is Thackeray. Thackeray, he takes a historical novel a stage further. तो इन्होंने स्टेज तक लेके गए ये हिस्टोरिकल नॉवेल्स को। He makes a historical novel, the novel of the soul. ये इन्होंने जो हिस्टोरिकल नॉवेल्स थे इनमें सोल भर दी थी एक। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने रोमांटिसिज्म एज के बारे में पढ़ा है और उसके फेमस राइटर के बारे में डिस्कस किया है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्रेस लाइक बटन एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड क्वेरीज देन आस्क इन कमेंट सेक्शन। Then at last I want to say keep on watching and keep on learning. Thanks for watching.